तो हेलो भाई, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली नेवी एमआर के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये जो हमारा क्लास है ये साइंस का पहला सुपर मॉक टेस्ट क्लास होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे ये सबके सब आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड है। मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। यानी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। और सबसे पहले तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा यार, आलतू फालतू चैनलों के चक्कर में मत पड़िए। जो कुछ भी आपके एग्जाम के रेलिवेंट है अगर वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टैंड अप क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो क्लासेस आ रही है डेली क्वेश्चंस करिए, एग्जाम में मार्क्स कम नहीं होंगे। ठीक है, सही कंटेंट को फॉलो करिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फटाफट इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, नेवी, एसएसआर, एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए आपका जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है। काफी दिन हो चुका है इसको आए हुए। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ₹50 इसका कास्ट है पर मंथ पास का। और इसके बेनिफिट्स क्या है ध्यान से देख लीजिए। ज्वाइन करना है तो ध्यान से देख लीजिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसमें मिल रहे हैं आपको। डेली लाइव टेस्ट सभी सब्जेक्ट के, चाहे एसएसआर हो, एमआर हो या कोस्ट गार्ड, ठीक है, डेली लाइव टेस्ट और क्विजेज होती है ग्रुप के अंदर। डेली क्लासेस जो यहाँ पे चल रही है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी और इंपॉर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ₹50 कुछ नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी होगी। तो जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, वहां पे आपको मेथड बता दिया जाएगा। पेमेंट कैसे करना है पेमेंट कर लीजिएगा, फिर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा जुड़ना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। ध्यान से देखिएगा, हमारे नेवी एमआर साइंस सुपर मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा क्लास है ये इंग्लिश में नहीं हो पाया है, तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट से जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इस क्लास में थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिए। अगला क्लास आपको इंग्लिश के साथ में मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्लास देखिएगा जरूर, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत ही रेलिवेंट है। चलो पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्रहों की गति के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, कैप्लर्स, गैलीलियो या कोपरनिकस? भाई साहब, ग्रहों की गति का नियम जो है कैप्लर्स ने दिया था ना, एग्जाम में हमेशा पूछता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का अधिकतम घनत्व तो पूछ रहा है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान से देखिए, ऑप्शन में कहीं 4 डिग्री सेल्सियस दिया है? नहीं दिया है। 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 डिग्री दिया है, 277 केल्विन दिया है, 4 केल्विन दिया है। अब जरा जो है हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली ये जो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन है ये तो पहले ही बाहर हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो 277 केल्विन और 4 केल्विन, तो 4 केल्विन तो होगा नहीं, हाँ, लेकिन 277 केल्विन को अगर तुम डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो ये 4 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो है कितना हो, कितने उस पर होता है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है तो 277 केल्विन पे। ठीक है, अगर केल्विन में पूछे तो 277 और अगर जो है डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि जब हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखते हैं तो अक्षर क्यों उभर जाते हैं, क्यों हमें साफ साफ दिखाई देता है? असंजक बल, ससंजक बल या क्षीण बल या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के जो है बल आपके दिए गए हैं। ठीक है, एक आपका एडहेसिव फोर्स है और दूसरा आपका कोहेसिव फोर्स है। अगर इन दोनों के बीच में आपको अगर अंतर पता होगा कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है और कोहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल और ससंजक बल क्या होता है, तो आसानी से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग आसंजक बल के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। देखो ये जो एडहेसिव फोर्स है ना, ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट सबस्टेंस के पार्टिकल्स के बीच में। जैसे मान लो कि ब्लैक बोर्ड के जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, ये आपका एक सबस्टेंस है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है और जो जब चाक से उस पर लिखा जा रहा है, ठीक है, तो चाक एक अलग सबस्टेंस हो गया, तो उसके, ठीक है, और साथ ही में ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में ये एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आसानी से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो अक्षर उभर जाता है। और वही ससंजक बल क्या होता है, ससंजक बल कहाँ पे काम आता है, तो ये भी एक प्रकार का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये अलग अलग सबस्टेंस के जो है पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता है, ये एक ही सबस्टेंस के, सेम सबस्टेंस के जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है एक प्रकार का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ससंजक बल नहीं होगा, मतलब कोहेसिव फोर्स नहीं होगा। ये किसके वजह से होता है, ब्लैक बोर्ड पे जब हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक अलग चीज है
और चाक एक अलग चीज है, ठीक है। दो अलग अलग सबस्टेंस है, दोनों के जब पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब जुड़ते हैं, वो अक्षर अक्षर क्या है, जो भी अक्षर लिखे जाते हैं वो उभर जाते हैं, ठीक है। ये किस वजह से होता है, एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल के वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पे सरल लोलक का आवर्तक कितना होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। तो फाइनली जो है पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है, जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, सरल लोलक जो होता है, उसका आवर्तक काल पूछ रहा है। कितना होता है भाई साहब? अनंत होता है, ठीक है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए शोर सह सीमा लगभग कितनी होती है? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार करा चुका हूं, ठीक है। 45 डीबी, ये जो आपकी ये नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग के बीच, 45 डीबी का जो होता है, ठीक है, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन आदमी के बीच में होता है। और 85 डीबी तक का जो है हम लोग शोर जो है, हम लोग की शोर सह सीमा होती है। मनुष्यों की जो शोर सहने की जो क्षमता होती है वो 45 डीबी तक के जो है शोर आप सह सकते हो। इससे ऊपर के जो है क्या हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। और 125 डीबी जो ये दिया गया है ना, 120-25 जाते जाते ये हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। मतलब आपके जो है आपे से बाहर हो जाएगा, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो शोर सह सीमा कितना हम लोग सह सकते हैं कि कितने डीबी तक के शोर को, 45 तो आपके कन्वर्सेशन का होता है, 85 डीबी तक जो है आप सह सकते हो, ठीक है। और इससे ऊपर जैसे ही जाता है वो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। और 125 डीबी तक जाते जाते ये क्या हो जाता है, हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे आ जाओ, एक चीज मुझे और आपको बताना है थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें मैंने आपको दो तीन चीजें थोड़ा मैं बता दूं। जल का मैंने आपको अधिकतम घनत्व बता दिया, डेंसिटी बता दिया, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो है डेंसिटी मैक्सिमम होता है। एक दो चीजें और याद कर लेना, ठीक है। पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और साथ ही में एक होता है क्वथनांक, ठीक है, और एक होता है गलांक। अलग अलग आपका जो है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये भी दो चीजें थोड़ा आप याद करके रखना, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, गैस इंजन की खोज किसने की थी? अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, देखो वेपर इंजन अलग है भाई साहब, गैस इंजन अलग है, और डीजल इंजन जो है अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे नाम दिए गए हैं। अगर सबसे पहले बात कर ले डीजल इंजन को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे डीजल का नाम दिया गया है, गैस इंजन में नहीं। देखो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए? रोडोल्फ डीजल ने किया था, ठीक है। और वहीं जो है वेपर इंजन का जो है आविष्कार किसने, अगर मैं पूछूं भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। लेकिन यहाँ पे गैस इंजन, इसको हम लोग बोलते हैं गैसोलाइन इंजन, ठीक है। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए, जल्दी बताइए। गोल्टलाइब, कौन किया था? गोल्टलाइब डैम्बलर, ठीक है। क्या नाम था उनका? गोल्टलाइब डैम्बलर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसने की थी बाबू? गोल्टलाइब डैम्बलर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों तीनों चीजें बता दी। अगर डीजल इंजन पूछता है, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? रोडोल्फ डीजल ने, ठीक है। अगर आपसे गैस इंजन का बता ही दिया मैंने आपको, डैम्बलर ने। और साथ ही में अगर आपसे जो है वेपर इंजन का पूछता है तो जेम्स वाट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है? यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, यानी यहाँ पे क्यू दिया गया है। क्यू का मतलब क्या हो गया भाई साहब? चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्ज का आपका फार्मूला पूछा गया है, और ये जो चार्ज का फार्मूला है ये कूलम्ब्स लॉ पे आधारित है, ठीक है, ध्यान से करना। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? चार्ज इज इक्वल टू सी क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है इनटू वी, वोल्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ ये ध्यान से करिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको देखने को एग्जाम में 100% मिलेगा। कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिन में 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? ध्यान से करना। देखो ये बल्ब कितने 100 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जा रहा है, मतलब टोटल एनर्जी पर डे कितना यूज हो रहा है? 500 वाट का, ठीक है।
500 वाट। और वही 30 दिन की बात कर ले, मतलब 30 दिन लगातार जलाया गया, इंटू 30 कर लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा 15,000 वाट, ठीक है 15,000 वाट। अब इसको हमें क्या करना है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में दिया गया है, 1 यूनिट यानी 1 किलो वाट आवर का जो है आपका जो प्राइस है 1 किलो वाट का वो 50 रुपए दिया गया है। इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है, ठीक है। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 किलो वाट, ठीक है। अब इंटू मतलब 1 किलो वाट का जो है आपका 50 रुपए लग रहा है, तो 15 किलो वाट एक महीने में आप यूज कर रहे हो, तो इंटू 50 कर लो, कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो RS 750 आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 750 रुपए का खर्चा आपका जो है एक बल्ब 100 वाट के बल्ब को जो है लगातार 5 घंटे रोज जलाया जाए तो 30 दिन में 750 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई बताना है, यानी जो है मैग्नेटिक फील्ड का आपको जो है, ठीक है, SI यूनिट बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी, अर्ग, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है ना जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा गया, अभी पिछली बार भी पूछा गया था। चलो, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाए, या फिर पृथ्वी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। देखो, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सोलर इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। एक ल्यूनर इलिप्स होता है, एक सोलर इलिप्स होता है। ये मैंने सोलर इलिप्स का आपको जो है आंसर दिया है। सोलर इलिप्स कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं। शानदार क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले अगर आप ध्यान से देखोगे कभी कभी वो रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है, कलरफुल दिखाई देते हैं। क्यों, व्यक्तिकरण के कारण, पृष्ठ तनाव, विवर्तन या त्रिकरण। देखो, ये जो साबुन के बुलबुले है ना, ये इंटरफेरेंस के कारण, किसके वजह से, इंटरफेरेंस के कारण क्या हमें रंगीन दिखाई देते हैं। और इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेटिना, कार्निया, लेंस या पुतली। देखो, नेत्रदान में व्यक्ति अपने कॉर्निया का डोनेशन करता है। किसका डोनेशन होता है, कॉर्निया का डोनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में दी जाने वाली सप्लाई जो है कितने एम्पियर तक की जो है सप्लाई घरों में दी जाती है, 5 से 15 एम्पियर, 45 से 50। भाई साहब नहीं, ये बहुत हाई जो है आपकी जो सप्लाई हो जाएगी, तो ये तो घरों में ऐसी सप्लाई नहीं दी जाती है। घरों में कौन सी सप्लाई जाती है, 5 से 15 एम्पियर तक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान देना, पोस्ट गार्ड में भी पूछा गया और नेवी एमआर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, यानी जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, रसायन शास्त्र का जनक पूछ रहा है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आर्टोहन मैंडलीफ या एंटोनी लेवोजियर, कौन है भाई साहब आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक, किसको बोलते हैं बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, याद रखिएगा, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरह की चींटी के काटने पे किसका अंत छेप्पड़ होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मी कमल, एसिटी कमल, आगजली कमल, टार्टरी कमल। अगर आपने देखा होगा चींटी जब काटती है तो थोड़ा सा जलन होता है हमें, ठीक है, और उसको वो करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या है कि वो एसिड छोड़ती है हमारे अंदर काटने पे, तो उस पर कोई बेसिक चीज अगर उस जगह पे तुम लगा दोगे, बेस वाला चीज जो है कोई भी, ठीक है, तो क्या होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड और बेस मिलके क्या है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब चींटी काटती है किसी भी इंसान को, वो कौन सा जो है एसिड छोड़ती है बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा, जिसको ध्यान से देखना, एसिड रेन जिसको कहते हैं बाबू, एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पीएच मान कितना होता है एसिड रेन का, 5.5 या कम, 12.5 या ज्यादा। देखो 12.5 ये बेस हो जाएगा ना यार, तो एसिड तो रह ही नहीं जाएगा। 10.5 ये भी बेस है, 8.5 ये भी बेस है, सीधी सी बात है। 5.5 या उससे कम रहेगा, मतलब देखो 7 से जो कम रहते हैं, ठीक है, कम वाले क्या है, ये सब के सब जो है एसिड होते हैं। 7 से ऊपर वाले जो है क्या होते हैं, सब बेस होते हैं, और जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, ना ही एसिड ना ही बेस, ठीक है। तो ये क्या है, या तो 5.5 या उससे कम, मतलब जितना कम होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है
तो उसका पीएच मान 5.5 या उससे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉग। स्मॉग आपने देखा होगा, देखो स्मॉग जब ठंडी के दिनों में जो फॉग गिरता है, ठीक है, दरअसल में वो सिर्फ फॉग नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह से स्मॉग होता है। स्मॉग जो है जब आपके वायुमंडल में आता है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में जब आता है ये फॉग, तो ये आकर के स्मॉग बनता है। स्मॉग बनने का कारण क्या है कि ये धुआं और कोहरा, ठीक है, फॉग और जो है स्मोक मिला करके ये क्या बनता है, स्मॉग बनता है। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, धुआं और कोहरा जो है स्मॉग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्विक सिल्वर, सिल्वर, एल्युमिनियम, पारा या सीसा। देखो पारा को, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? चीन में, यूएसए में, भारत में या रूस में? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपके इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज। अब देखो क्वार्टज क्या होता है ना, एक तरह से ये रॉक होता है, इससे जो है घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले जो भी अंदर के मटेरियल्स बनाए जाते हैं वो क्वार्टज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो रॉक होता है, ये सिर्फ सिलिका का ही होता है। ठीक है, ये हार्ड क्रिस्टलाइन जो है मिनरल होता है जो कि सिलिका का बना होता है। तो क्वार्टेज जो है घड़ियों में इस्तेमाल होने वाला, जब क्वार्टेज अगर सिलिका का बन रहा है तो वो सिंपल सी बात है SiO2 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाल मिर्च का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, किस कारण से भाई साहब? कैप्सिसिन के कारण, जैंथोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण या कैप्सेथीन के कारण? किसके वजह से जो लाल मिर्च होता है उसका रंग लाल होता है? कैप्सेथीन के कारण। ठीक है, याद रखना, उसमें कैप्सिथीन नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण लाल मिर्च का रंग जो है लाल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये भी आसान है भाई साहब, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 37। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। गलती से 98.4 मत कर देना गधा कहीं का, बहुत मार मारेंगे। 98.4 फारेनहाइट वगैरह में होता है वो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जब ले जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो यार ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, शरीर उबल जाएगा अगर 37 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल टेम्परेचर आपके ह्यूमन बॉडी का होगा तो। ठीक है, क्या होगा? शरीर पे इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाएंगे। तो ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, अगर फारेनहाइट होता तब सही होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विटामिन ए, डी, बी, विटामिन सी। देखो, और विटामिन सी ज्यादातर जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर अंडे में जो ये विटामिन सी है ना वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो आपका है ये आपका जो है अंडे में नहीं पाया जाता है, बाकी विटामिन ए, बी, ए, डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में यानी ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यन्ने होता है भाई साहब। ठीक है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, बस कॉपर आयन नहीं होता है, सीयू नहीं होता है दोस्त। क्या नहीं होता है? कॉपर आयन नहीं होता है आपके किसमें? रुधिर प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। आपको क्वेश्चन फॉर यू के तौर पे घर के लिए दे रहा हूं, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, और अंत क्वेश्चन तक आए हैं, लास्ट क्वेश्चन तक, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 में कौन सा जो है आपका धातु होता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट या जिंक? जो करेक्ट आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड शेयर करिएगा। ठीक है, और हाँ, क्लास को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो जरूरतमंद कैंडिडेट है ना, जो बैच नहीं ले पाते या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनको भी थोड़ा एग्जाम में मदद मिल जाएगा इन क्वेश्चन से जो सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं एक नए क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। हाँ, एक चीज और, ये थोड़ा पीछे आ जाओ, जो मैंने आपको ये बताया है ना टेलीग्राम ग्रुप, पेड टेलीग्राम ग्रुप, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, अंदर आओगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मिल रहा है। मात्र RS 50 रुपीज है, एक महीने का पास है आपको, फिर अगले महीने के लिए आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।
बाय।